नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। और क्योंकि इधर बीच मैंने देखा बहुत समस्याएं और बहुत पेशेंट्स जो हैं वो एलर्जी को लेके आ रहे हैं। कफ, कोल्ड, कंजेशन ये बढ़ते हुए पॉल्यूशन में काफ़ी अधिक हो चुका है। तो मेरा मन किया कि क्यों ना कुछ बहुत बेसिक रेमेडीज, होम रेमेडीज बता करके आप लोग की मदद की जाए। क्योंकि आयुर्वेद में तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी मेडिसिन का सहारा लेके ही अपने को सही रखें। हमारे पास किचन की ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको जो है काफ़ी कुछ जो है फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि खांसी अगर आप में से किसी को हो रही है तो आप क्या करें। तो खांसी के लिए सबसे सिंपल चीज़ है कि आप जो है काली मिर्च चूसें, आप छोटी काली हरड़ चूसें। और जिन लोगों को बहुत नैगिंग कफ होती है, रात में उठ जाना पड़ रहा है खांसी के कारण, वो लोग जो है साबुत काली मिर्च जो होती है उसको मुंह में रख करके सो सकते हैं। छोटी काली हरड़ को मुंह में रख करके सो सकते हैं। और सीतोपलादी चूर्ण मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि खांसी की हमारी जो है वो सबसे अच्छी दवा है, सबसे सरल, सबसे सुलभता से उपलब्ध, लेकिन बहुत ही अच्छी एक दवा है सीतोपलादी चूर्ण। तो सीतोपलादी चूर्ण का आप सारा ले सकते हैं। और ये देखिए नेहा जी जुड़ गई हैं आज अचानक से एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए मेरा जुड़ना। लेकिन मैं अभी कहीं से आया और उस जगह मतलब हर व्यक्ति जो है मैं देख रहा था खांस रहा है, पोल्यूशन की बात कर रहा है। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं आधा घंटा आप लोगों के साथ बिताता हूँ। और आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझे भेजना शुरू करें। एलर्जी को लेके स्पेसिफिकली सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, साइनस की प्रॉब्लम, थ्रोट जो चलता रहता है, उस सब कोई भी दिक्कत है आप मुझे लिख के भेजिए। मैं डेफिनेटली जो है, देखिए काफ़ी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही सरप्राइजिंगली मैंने शुरू कर दिया एब्रप्टली। तो कोई नहीं, लेकिन लोग जुड़ेंगे। और ये हमारी जो है दीपक जी जुड़ गए हैं, लक्ष्मी चंद्र उमार जुड़ चुके हैं, और दिनेश सैनी गुड इवनिंग। तो दिनेश जी आज अचानक से मन किया कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। पोल्यूशन इतना अधिक चल रहा है और लोगों को खांसी चल रही है, जुकाम चल रहा है, बहुत परेशानी में लोग, एंटीबायोटिक के मल्टीपल कोर्सेज करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो बस मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बस केवल और केवल पहले दिन से जो है वो चीज़ें शुरू करनी है सो दैट कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आपकी खांसी आगे ना बढ़े, जुकाम आगे ना बढ़े। तो ऐसे में जो है पहला मेरा रिकमेंडेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि हर आदमी को सीतोपलादी चूर्ण जो है वो घर में जरूर रखना है। अब सीतोपलादी चूर्ण जब मैं बोलता हूं तो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, आप घर में बना सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण की विशेषता यह है कि आप घर में बना सकते हैं। मिश्री आपको लानी है, तुगाश्री बोलते हैं वंशलोचन को, वंशलोचन आपको लाना है। पिपली गरम मसाला, आप पंसारी के यहाँ जाएंगे तो आपको पिपली मिल जाएगी। एंड उसके बाद इलायची और दालचीनी। अब आप कहेंगे मात्रा कितनी रहे, तो मात्रा में सबसे पहले मिश्री की जितनी मात्रा रहे उससे आधी आपने वंशलोचन लेनी है, और वंशलोचन से आधा पिपली, पिपली से आधा इलायची, इलायची से आधा दालचीनी। और जो एक बहुत अच्छी दवा जो सालों से, हजारों सालों से आप सुनते आ रहे हैं, सीतोपलादी, वो आपकी तैयार हो गई। तो सीतोपलादी चूर्ण आप घर में तैयार कीजिए, सब लोग घर में तैयार कीजिए। और जब भी आपके घर में ये मौसम, बदलते मौसम में खांसी का लगना, जुकाम का होना, ये थोड़ा कॉमन है, तो आप जो है ये सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिला करके छोटे बच्चों को, मैं कहता हूँ सीतोपलादी चूर्ण बहुत सेफ है। आप छोटा एक महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं, 10 दिन के बच्चे को भी चटा सकते हैं, और बड़े लोग भी खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप खुद से बनाइए, आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो सीतोपलादी चूर्ण खांसी के लिए, जुकाम के लिए, इवन एस्थमा के लिए बहुत अच्छी दवा है।
और अगर आपकी खांसी बहुत पुरानी है तो इस सीतोपलादी की जगह अभ्रमोल पाउडर वो आप मंगाइए। अभ्रमोल जो है उसमें सीतोपलादी के साथ में जो है वो मुलैठी पड़ी है, फिटकरी की भस्म पड़ी है, सुहागे की भस्म पड़ी है, तो जो बलगम जमा होता है उसको भी वो निकाल देती है। तो किसी भी तरह के कफ में, चाहे वो ड्राई कफ है या वेट कफ है, खांसी जो है, जो हम बोलते हैं बलगमी खांसी, उसमें भी जो है आपको राहत मिलेगी। तो अभ्रमोल आप लीजिए। और साथ में एक आयुर्वेदिक दवा होती है श्वास कुठार। तो अगर कोई भी आपके आसपास आयुर्वेदिक चिकित्सक है उससे मिल करके, मेरा हमेशा से एक मानना है कि जो हम इमिडिएटली एंटीबायोटिक्स के लिए चले जाते हैं, हमें वो सब नहीं करना है। एंटीबायोटिक का सहारा कम से कम खांसी के लिए हमको नहीं लेना है। और जिन लोगों को टेंडेंसी है कि सर्दी आते ही, धूल मिट्टी होते ही उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एक सुथ्रो टैबलेट मैं हमेशा बोलता हूँ, SUTHRO, सुथ्रो। ये सुथ्रो टैबलेट जो है किसी भी तरह की एलर्जी हो, चाहे वो एस्थमा के रूप में हो, चाहे वो साइनस के रूप में हो, चाहे वो आपकी नाक बंद रहती हो, आपकी नाक बहती हो, आपको छींकें बहुत आती हैं। लोग जो है अक्सर शिकायत करते हैं कि नहा करके जब बाहर निकलते हैं तो बहुत छींक मारते हैं, धूल मिट्टी जरा सी उनको लग जाए, डस्टिंग कहीं पे हो रही है, कोई पुरानी अलमारी खोल ली उनको, तो मैं कहता हूं कि आप कुछ दवा मत लीजिए, आप सुथ्रो टैबलेट जो है वो चूसना शुरू कर दीजिए। और देखिएगा, समय तो मुझे नहीं मालूम कि 1 महीने में या 3 महीने में या कभी कभी 6 महीने में, लेकिन आपको आजीवन एलर्जी से मुक्ति मिलेगी। मैं दवाई का नाम पुनः रिपीट कर रहा हूं, सुथ्रो टैबलेट। सुथ्रो टैबलेट जो है आप लोगों ने लेनी है चूसने के लिए। अच्छा, सुथ्रो के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को उसका स्वाद नहीं भाता। 25% लोग ऐसे हैं जो उसको निगलना शुरू, पानी के साथ गल्प करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपको सुथ्रो को पानी के साथ अगर आप निगलते हैं तो फायदा नहीं करेगी, उसको थोड़ी देर मुंह में रहना जरूरी है। और उसका तरीका यह है कि बच्चे हैं, हो सकता है स्वाद पसंद ना करें, तो शहद में आप दे दीजिए। शहद में अगर आप उसको चूस लेंगे, थोड़ी देर रखेंगे मुंह में, उसके बाद जब आपको लगे कड़वी लग रही है तो आप एक थोड़ा सा गर्म पानी का सिप ले सकते हैं, तो वो आप लेकर के मुक्ति लें। तो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, कोल्ड कफ जो आज सीजन का चल रहा है उसमें आपको आयुर्वेद को माध्यम बनाना है, अपने किचन को माध्यम बनाना है। जिन लोगों को खांसी रात भर सोने नहीं दे रही, वो आज रात भी अपने किचन में जाएं, साबुत काली मिर्च घर में होगी उसको उठाएं। अगर कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां रखता है घर में छोटी मोटी सी, तो हरड़ उसके पास जरूर होगी, छोटी वाली काली वाली हरड़ जो होती है, वो हरड़ आप लीजिए, उस हरड़ को आप चूसिए, तो आप देखिएगा रात में आज नींद नहीं खुलेगी। और काली मिर्च हरड़ कहाँ जाएगी, गल जाएगी, पेट में चली जाएगी, कहीं भी चले जाए, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप काली मिर्च और हरड़ तो बिल्कुल लिख लीजिए, खांसी की बहुत परम औषधि है, उसको चूसते रहिए, मुलैठी चूसते रहिए, मिश्री चूसते रहिए, ये दवाइयाँ हैं। और एलर्जी को अगर ख़त्म करना है तो सुथ्रो टैबलेट आप मंगाइए, बड़ी सस्ती सी दवा है, विश्वास कीजिए, आपकी 15-15, 20-20 साल की एलर्जी को ये ख़त्म करने में सक्षम है। जो ये पोल्यूशन वाला समय चल रहा है, इस पोल्यूशन वाले समय में जो मेडिसिन वास्तव में सबको चाहिए वो सुथ्रो है। और मजेदार बात यह है कि ये सुथ्रो टैबलेट, देखिए ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद देखिए क्या है। ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद यह है कि ये सुथ्रो टैबलेट जो है, कहने को एलर्जी की मेडिसिन है, लेकिन ये जो है आपके शरीर में खून को बढ़ाती है, आपको एनर्जी देती है, आपके मोटापे को कम करती है, आपकी सूजन को हटाती है, आपके दर्दों को कम करती है, आपके लीवर को ठीक रखती है। तो जो ये बदलता मौसम है, उस मौसम में अगर 2-3 महीने के लिए कोई सुथ्रो को लेता है, तो या बच्चों को भी देता है, तो आप ये कहेंगे कि साहब हम जो नॉर्मल सीजनल कफ कोल्ड बुखार ये होता है तो वो भी होना बंद हो जाएगा। ये कीजिए। और साथ में इस समय जो फीवर लोगों को हो रहा है गला खराब के साथ में, तो वो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पेट मत खराब कीजिए, पेट मत खराब कीजिए, एंटीबायोटिक खा खा के पेट मत खराब कीजिए। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, बल्कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। बिकॉज वायरस से अगर कोई चीज लड़ती है तो वह है आपकी खुद की इम्यूनिटी, और एंटीबायोटिक खा करके पेट खराब करके आप अपनी इम्यूनिटी को कम कर लेते हैं।
ये तो सौभाग्य मानिए कि वायरस जो है, हल्का वायरस 5 दिन में सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा वायरस आपको चिपक गया और इम्यूनिटी डाउन है तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए, और अब वायरस के लिए मैंने हमेशा बताया वी जारण नाम से दवा आती है। वी जारण की डब्बी हमेशा घर रखिए। और सीधी सी बात है कि जैसे आप घर में ये बताइए कि क्रोसिन खाने से पहले, पैरासीटामोल खाने से पहले आप डॉक्टर के पास नहीं जाते ना, क्या आपको क्रोसिन से डर नहीं लगता क्या? तो आप जब क्रोसिन रख सकते हैं तो वी जारण क्यों नहीं रख सकते अपने घर पे एक डब्बी? और जब भी आपको कफ कोल्ड के साथ में बुखार हो, गला खराब के साथ में बुखार हो, तो हम वी जारण क्यों ना लें? तो आपको सीतोपलादी लेकर के आना, किसी भी कंपनी का ले आइए। मैं तो कहता हूं घर बनाइए। मैंने 5 चीजें सीतोपलादी में जो पड़ती है वो बता दिया आपको। आप सीतोपलादी घर में रखिए, अभ्रमोल घर में रखिए, श्वास कुठार घर में रखिए, लक्ष्मी विलास घर में रखिए, वी जारण घर में रखिए, और सुथरो तो जरूर रखिए। काली मिर्च साबुत रखिए, काली हरड़ साबुत रखिए, मुलैठी रखिए। ना केवल आपकी सेहत का बचाव होगा बल्कि बहुत सारा धन और जो टेस्टिंग इन जंजालों से भी आप बचे रहेंगे। ये मेरा गिफ्ट है आपको आज। पेट मत खराब कीजिए। पेट के लिए सर्वदा मैंने कहा है, पूरे शरीर अगर किसी सिस्टम पे आधारित है तो वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम सारा दिन चीजें खाते हैं और कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी चीज खाएं, ताकतवरी चीज खाएं, लेकिन ये तभी पचेगी जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक बात पुनः रिपीट करता हूं अपनी, कि जब भी हम अच्छा खाने की बात करते हैं तो कभी भी अपने को क्वालिटी तक मत रोकिएगा। जो मेरे पुराने मित्र हैं वो जानते हैं कि मैं 5 चीजें हमेशा सर्वदा बोलता हूं। नंबर 1 कि क्वालिटी ऑफ फूड, नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ फूड। आप जो बाहर खा के आते हैं अनहाइजीनिक, वो, और घर पे बना हुआ अच्छा खाना भी जब ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारे लिए वो बराबर हो गया। ओवर ईटिंग इज एज बैड एज ईटिंग आउटसाइड। आप बाहर का अनहाइजीनिक कहीं से खा के आ जाएं, हमारे लिए वो बराबर है कि आप घर पे बना हुआ अच्छा खाना जो बहुत अधिक मात्रा में खा लें। तो हमारे लिए दोनों बराबर है। तो मात्रा भी आपको ध्यान रखनी है। घर का बना हुआ सात्विक भोजन भी अगर अधिक मात्रा में खाते हैं तो वो अपच में जाएगा और आपको जो है नुकसान पहुंचाएगा। कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए, कौन सी 2 चीजें एक साथ खा सकते हैं, कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खा सकते। फिर टाइमिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 5, खाना खाने का तरीका। खाना खाने के तरीके के बारे में मैं हमेशा बताता आया हूं आपको कि खाना खाने में एक सूत्र बांध लीजिए। एक सूत्र वो ये कि साहब, आप जो है, जो सॉलिड पार्ट है आपके खाने का उसे जो है आप पीजिए, उसे पीना है, और जो लिक्विड है उसको खाना है। मैं कहता हूं, अरे मेरे वो मित्र जो आज गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से सफर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जोर जोर से बोल रहा हूं। गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट फूलने की समस्या, गैस के कारण सिर दर्द का होना, गैस के कारण शरीर में दर्द रहना, गैस के कारण घबराहट हो जाना, गैस के कारण चक्कर आना, आप अपना खाना खाने का तरीका सही कर लीजिए। और 3 बेसिक चीजें और बता देता हूं, बहुत बिल्कुल सिंपल, लेकिन आप देखिएगा आपको बिना किसी दवा के आराम ना आए। तो आप जब भी खाना खाएं, आधा गिलास पानी आपने साथ में जरूर पीना है। हजारों लोगों के फोन, हजारों लोगों के ईमेल हमारे पास आते हैं ये बताने के लिए कि डॉक्टर साहब, जब से पानी पीने का तरीका आपके अनुसार किया है, गैस की दवा बंद हो गई, ऐसा तो कभी महसूस ही नहीं हुआ था। और आप कहेंगे तो मैं उन लोगों के वीडियो और उन लोगों के मेल आपसे शेयर भी कर सकता हूं जो ये कहते हैं कि अब हम भोजन के साथ, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, लेकिन आपने कहा और हमने भोजन के साथ पानी लेना शुरू कर दिया। कैसे? आफ्टर एवरी 2-3 बाइट्स, 4 बाइट के बाद 1 सिप पानी। आफ्टर एवरी 2-3 बाइट्स 1 सिप पानी, ये हमने शुरू किया और उसका परिणाम हमारे सामने है कि अब हमें अपच होता ही नहीं है।
तो भोजन के साथ पानी पीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने खाना खाने के आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, कोई बात नहीं, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक मिला करके अगर चूस सके, थोड़ा सा चूस करके फिर निगल जाइए। अगर चबा सके चबा लीजिए, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, कोई अदरक को चूस सकता है, कोई चबा सकता है, कोई निगलना ही, कोई बात नहीं, निगल लीजिए। तो ये आप खाना खाने से पहले कीजिए। और दिन में 1-2 बार, जिनको गैस बनती है, पेट अफरता है, वो लोग जो है अजवाइन जो होती है, उसे कुछ नहीं करना, अजवाइन घर पे लाइए, कच्ची अजवाइन, उसका 1/4 चम्मच को 1 चुटकी सेंधा नमक मिला करके दिन में 1 बार 2 बार फाकी मार लिया कीजिए। अरे जनाब, आप देखिए खाना कैसे पचेगा। और खाना जिसका सही पचता है उसके शरीर में उष्मा अच्छी रहती है। देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा मेरी इन बातों को। ये जो खाना है, इसको पकने के लिए भी अग्नि चाहिए और अग्नि को भी प्रज्वलित होने के लिए आहार चाहिए। मतलब ये जो हम खाना खाते हैं, ये 2 काम कर रहा है। एक, वहां अग्नि की क्रिया द्वारा रस बन करके हमारे शरीर में ताकत देता है, और दूसरा, यही आहार हमारी अग्नि, जो पेट की अग्नि है, उसके लिए फ्यूल का काम करता है, उसके लिए ईंधन का काम करता है। और जब ईंधन अच्छा पड़ेगा तो अग्नि अच्छी प्रज्वलित होगी। डेफिनेटली आप कभी बोन फायर करते हैं, अगर आप गिली गिली लकड़ी जलाएंगे या कोई सड़ी हुई लकड़ी डालेंगे, या लकड़ी की जगह जो है कुछ गलत सामग्री जो जलने में उतनी अच्छी नहीं है वो डालेंगे, तो क्या होगा, आग अच्छे से नहीं लगती, बल्कि धुआं धुआं हो जाता है, आपका बैठना मुश्किल हो जाता है। तो सेम वे आपको अंदर, हमारी बॉडी को उष्मा चाहिए, हमारी बॉडी को गर्माहट चाहिए सदैव सदैव। जिसके शरीर की उष्मा खत्म हो गई वो क्या हो गया, मृत, मर गया। शांति अग्नियों मिरियते, मतलब अग्नि शांत होने पर आदमी मिरियते मीन्स मर जाता है। युक्ते चिरजीवित्य नामे, जब तक अग्नि है वो चिरकाल तक जीवित रहता है। रोगी स्याद विकृते, तो रोगी जब उसी अग्नि की विकृति होती है तो आदमी रोगी बन जाता है। मूलम अग्निम तस्मिन रुचते, इस शरीर का यदि कोई मूल है तो वो अग्नि है। अग्नि को प्रज्वलित रखिए, और अग्नि प्रज्वलित रहे। अब हवन करते हैं घर में, बोन फायर करते हैं, तो कोशिश करते हैं पतली पतली लकड़ियां, पतली पतली छोटी छोटी लकड़ियां आपको मिल जाती हैं, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आराम से आग पकड़ते हैं, धुआं भी नहीं होता। तो यही शरीर की उष्मा, अब सोचिए, वही उष्मा अन्न को पचाती है। अन्न सही से पचता है तो 2 भाग बनते हैं, एक शरीर में जूस के रूप में जाता है, दूसरा मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। वही उष्मा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है, गर्माहट रहती है, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। जब ठंडा आ जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, हमारे हाथ पैर में दर्द होता है, चीजें हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ते हैं। तब हम क्या करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, उष्मा उत्पन्न कर रहे हैं, गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं। गर्मी हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए चाहिए। जब हमें ठंड में जाते हैं, चेस्ट जाम हो जाती है, कंजेशन हो जाता है, तो हम गर्म तेल की मालिश करते हैं, गर्म स्टीम लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं। जब हमें गठिया हो जाता है तब भी हम कहते हैं, गर्मी आते ही फिर हमारे हाथ पैर में दर्द कम होता है, हम गर्म तेल की मालिश करते हैं, तो तेल की मालिश भी गर्मी उत्पन्न कर रही है। तो गर्माहट हमें चाहिए, हर सिस्टम को चाहिए। और तो और हमारी स्टडीज तो ये बताती है कि जब भगवान सूर्य बढ़िया से निकलते हैं दिन में, तो हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये सब कम होते हैं। और जैसे ही भगवान सूर्यास्त होता है, उष्मा से हमारा, जो इस सृष्टि का उष्मा का सबसे बढ़िया सोर्स है, सबसे पवित्रतम सोर्स है हमारा भगवान सूर्य, वो जब अस्त हो रहे होते हैं, उस समय डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट बढ़ जाती है। और ये उष्मा, जितनी शरीर की उष्मा मेंटेन रहेगी, उतना ही आप क्या करते हैं कि अपने आप में उष्मा एक एंटीबायोटिक भी है, एक डिसइंफेक्टेंट भी है। जब आपके घर में, देखिए सब बातें जो कुछ हमारे घरों में होती हैं वही हमें इन जनरल हमारे शरीर में घटित होती है। जब आपके घर में रखा हुआ कोई सामान, कोई बिस्तर, कोई आपका गद्दा भीग जाता है, थोड़ा सा उसमें सड़ान लगती है, दुर्गंधित लगती है किसी चीज़ में, कपड़े बहुत दिन से रखे हुए आपको लगता है कि नहीं अब इनमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शायद कुछ कीड़े ना पड़ गए हों, कुछ ना कुछ, कोई भी चीज़, तो क्या ध्यान आती है छत। और छत पे कौन है, ऊपर से भगवान सूर्य की किरणें, उष्मा, ताप। और देखो सुबह आप
बिल्कुल एक दुर्गंधित सा बिस्तर ऊपर रख के आते हैं जिसमें आप नहीं लेट सकते उसके ऊपर। दिन में बढ़िया धूप लगती है, शाम को बढ़िया से, कोई दुर्गंध नहीं, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं। तो शरीर की ऊष्मा को बनाए रखिए, ऊष्मा मीन्स ताप को बनाए रखिए। और ये ताप तब बनेगा जब आप अपने पेट में जो डाल रहे हैं वो ऐसा डालें कि आपकी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो। और जिसकी अग्नि अच्छी, उसके लिए क्या है? आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उच्चो प्रभा ओजस तेजो अगण्य है प्राणाश्च उक्ता देखने हेतु का। अरे सब कुछ अच्छा मिलेगा, बढ़िया आयु आप जी करके जाएंगे। वर्ण, बल, काम करने का उत्साह, ग्रोथ, आपका तेज, ठीक है, सब चीज अंदर अंदर की सारी अग्नियां सब अच्छी रहेंगी। तो आप खाने पे ध्यान दीजिए। किसी ने कहा कि ताले तो सब हैं घर में, लेकिन एक ताला जो यहां लगे वो किसी के पास नहीं है। यहां ताले की जरूरत दो जगह पे है। एक जो है जिससे आदमी खराब ना बोले, इसलिए ताला लगना चाहिए। और एक खाने पे नियंत्रण हो जाए, इसलिए ताला लगना चाहिए। ये ताला जैसे तिजोरी का ताला बार बार लगाते हो ना, बार बार लगाते हो, ऐसे ये वाला ताला भी अगर लगाना शुरू कर दिया तो आनंदम ही आनंदम है। देखें जरा कौन मित्र जुड़े हैं मेरे साथ, मैं पढ़ता हूं जरा सा। दीपक सक्सेना साहब लिखते हैं, क्षमा चाहता हूं सर, मेरा मानना है कि हम कितना भी अच्छा कर ले लेकिन जठराग्नि प्रदीप्त कर लें। आज के मरीज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो केमिकल फार्मिंग है। जब तक ये नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल। देखिए क्या होता है दीपक जी, आप लिखना चाह रहे हैं कि क्वालिटी पे आप ध्यान दे रहे हैं, मैं बिल्कुल आई डू एग्री, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिटी हर चीज की खराब है। लेकिन आप ये बताइए, मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की सब्जियां देता हूं, दाल देता हूं, चावल देता हूं, और आप ओवर ईटिंग करते हैं। मैं अपने घर में पाली हुई गाय, उसके दूध से बनी दही मैं आपको देता हूं, लेकिन आप रात्रि में खाइए, उसको रात में खाइए। मैं अपने घर में पाली हुई गाय के दूध से बनी दही आपको देता हूं, और आप उसमें शहद मिला, और शहद भी अपने पाली हुई मधुमक्खियों का मैं देता हूं, दोनों को मिला करके खाइए। ये एक बात है। मैं फिर कह रहा हूं 20% जो है क्वालिटी पे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिटी। सेब जो है वो सेब उग रहा है, पेड़ से निकल रहा है, बढ़िया सेब से निकल रहा है। हम प्रकृति हमें दे रही है, बहुत सारी चीजें दे रही है। हाँ, कुछ चीजें डेफिनेटली केमिकल पड़ने से चीजें खराब हो रही है, लेकिन अभी भी लोगों के पास चीजें अच्छी हैं, उपलब्ध हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये भूल चुके हैं कि कितनी क्वांटिटी में खाएं, कब कब खाएं। दिन में दही खा रहे हैं, अमृत के जैसी है। रात में दही खा रहे हैं, जहर है। आप जानते हैं रात में दही खाने वाले को शुगर की संभावना, ब्लड प्रेशर की संभावना, हार्ट डिजीज की संभावना, आर्थराइटिस की संभावना, गाउट की संभावना, मोटापा, सूजन, सब तो हो जाता है रात में दही खाने से। ना नक्तम दधी मुंजीत, रात में दही ना खाएं। तो दीपक भाई, आपकी चिंता जो है स्वीकार्य है कि चीजें जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि क्वालिटी एक पैरामीटर है, लेकिन 4 और पैरामीटर आपको जरूर ध्यान देने हैं। और जी दीपक मेरे भाई लिखते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो क्षमा कीजिएगा। अरे मेरे भाई, हम लोग तो साथ मिल बैठ करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। हम एक दूसरे के लिए हम भाई हैं, क्षमा किस बात की, कोई क्षमा नहीं, आप प्रिय हैं। और दीपक जी आप कहाँ से हैं, अगर लिख सकें तो लिखिए, बहुत प्यारे भाई हैं आप। सुमित चुग क्या लिखते हैं, प्रणाम सर मेरी गुड़िया को 6-8 महीने से खांसी रहती है, एज 4 साल है, इम्यूनिटी लो है। तो मैं देखिए ये कहना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुमित चुग जी आपने उठाया है। तो खांसी जो लगातार चलती है और सालों तक चलती है, तो उसमें एक कारण तो एलर्जी है, एक कारण एलर्जी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप बड़े हैं, ये तो बच्ची है, इस बच्ची की इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, साथ में इसको ये ध्यान देना है कि एसिडिटी तो नहीं रहती बच्ची को। आजकल छोटे बच्चे भी क्योंकि बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो उनकी एसिडिटी की वजह से भी खांसी होती है। तीसरा, पेट में कीड़े होने की वजह से भी खांसी होती है। तो
मैं चुग साहब आपको ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार देखिए उस बच्चे की डीवॉर्मिंग कब कराई थी, कीड़ों की दवाई आपने कब दी थी, उस बच्ची को कीड़ों की दवाई दीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, बच्चे भी और बड़े भी, जिनको 2-2 साल से खांसी नहीं जा रही थी, लेकिन जब मैंने उनको डीवॉर्मिंग कीड़ों की दवाई दी उनकी खांसी ठीक हो गई। तो एक और बड़ों के लिए, इन बच्चों के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के खासकर, जो ड्राई परसिस्टेंट कफ एज ए साइड इफेक्ट देती हैं। तो अगर आपको खांसी नहीं जा रही तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, आप मतलब खांसी की दवा तो आप लेंगे, सीतोपलादी खाएंगे, मुलाठी चूसेंगे, छोटी काली मिर्च चूस लेंगे, हरड़ चूस लेंगे, आपको आराम मिलेगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहे, क्योर नहीं हो रहे, कंट्रोल तो आप कर पा रहे हैं, क्योर नहीं हो रहे, तो आप देखिए नंबर 1 आपको एलर्जी तो नहीं है, सुथरो टैबलेट की तरफ सोचिए। नंबर 2 आपको एसिडिटी तो नहीं है, एसिनो की तरफ जाइए। तीसरी बात, आपको ब्लड प्रेशर की दवा तो नहीं चल रही है, जैसे एनलअप्रिल ग्रुप जो है वो इन जनरल ड्राई परसिस्टेंट कफ इज द साइड इफेक्ट। उसके बाद मैंने कहा कीड़ों की दवा सोचिए, कीड़ों की दवा भी आपको लेनी चाहिए एक बार जरूर, अगर आपको परसिस्टेंट कफ चल रही है तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कारण तक आप पहुंचिए, उसका निवारण कीजिए तो परमानेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा। अदरवाइज आप जो है वो काली मिर्च चूस के, हरड़ चूस के अपने को राहत दे सकते हैं, लेकिन जो है सतपाल स्वदेशी जी क्या लिख रहे हैं, ये ना समझें कि आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटी की बात कही है, आयुर्वेद में जीने के तरीके बताए गए हैं, आयुर्वेद संविधान के जैसा है। बिल्कुल सतपाल स्वदेशी जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छा लिखते हैं। देखिए आयुर्वेद जो है अपने आप में जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद, वेद का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, आयु मतलब जीवन, तो आयुर्वेद नाम ही है कि जीवन का ज्ञान। जो लोग आयुर्वेद को कम जानते हैं और उसकी महिमा को कम जानते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि हमारी जो पुस्तकें हैं आयुर्वेद की, उसमें खाना खाने का तरीका तो बतलाया गया है। आपको बड़ा हास्यास्पद लगेगा, हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे हम बिल्कुल बच्चे, हमें कुछ नहीं पता। हर चीज का तरीका, मल त्याग कैसे करना है, दिन में मल त्याग करना है तो किस दिशा में, रात्रि में मल त्याग करना है तो किस दिशा में, फिर उसको साफ करना है तो कैसे करें, पानी गर्म करना है तो कैसे उबाले, पानी का गुण, दाल का गुण, दूध का गुण, दही का गुण, खट्टी दही का गुण, थोड़ी खट्टी दही का गुण, मीठी दही का गुण, सब कुछ आयुर्वेद में है। अगर आप आयुर्वेद को माध्यम बनाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से सफल हो सकता है। क्योंकि फिर एक सूत्र में बोलना चाहूंगा कि धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। जब भी कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा होता है तो इन जनरल उसके 4 तरफ उसका रुझान हो सकता है। धर्म की तरफ हो सकता है, अर्थ की, पैसा कमाने की तरफ रुझान हो सकता है, काम का मतलब होता है भौतिक सुख भोगना, उनकी तरफ रुझान हो सकता है, और मोक्ष परम सिद्धि कि आप पैदा हुए शुरू से ही आपका ध्यान उस तरफ है कि बस अब मैंने ऐसे करना है कि बस मुझे मोक्ष मिले। लेकिन देखिए शर्त क्या है, ये चारों मार्ग एकदम अलग हैं, लेकिन इन चारों में एक चीज कॉमन है कि धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इन चारों के बेस जो बनता है वो आरोग्यता बनती है, आपका स्वस्थ शरीर। भूखे पेट ना होए गोपाल, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, भूखे हैं, तब कहाँ आप भजन भी नहीं कर पाते। पकड़ो अपनी कंठी माला, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं स्वास्थ्य की कमाई सबसे बड़ी कमाई। जीवन में ऐसा पल भी आता है जब आपके पास बहुत सारा धन होता है लेकिन आप स्वस्थ नहीं होते तो सब बेकार है। आपको अपने प्रियजन भी खराब लगने लगते हैं, अपने बच्चे खराब लगने लगते हैं, इफ यू आर नॉट हेल्दी। एंड इफ यू आर हेल्दी, आप बढ़िया से 40 रुपए की टी शर्ट पहनिए, 20 रुपए की निक्कर पहनिए और बाहर सड़क पे बैठ के मूंगफली खाइए, खिचड़ी खाइए छत पे बैठ करके मित्रों के साथ। ओहो 7 स्टार से भी ऊपर पहुंच गए आप। 4 मित्र हों, पार्क में बैठे हों, समझो वो पार्क स्विट्जरलैंड बन गया। लेकिन पार्क जाने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जो समझ जाएं, वो समझदार, संवेदन, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो बेचारे भगवान उनको सद्बुद्धि दे। स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है ये जो कमाई है। और एक चीज ये मान के चलिए, स्वदेशी जी मेरी इस बात से जो है, सतपाल जी आप सहमत होंगे कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है, हर चीज कमानी पड़ती है।
तन भी कमाना पड़ता है, मन भी कमाना पड़ता है, समाज भी कमाना पड़ता है, अध्यात्म भी कमाना पड़ता है, देश भी कमाना पड़ता है। कुछ भी तो फ्री में नहीं है। भगवान भी कमाने पड़ते हैं भाई। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो उसका नाम जपता है। हैं? आग में बैठ के भी प्रहलाद जब करते रहे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, तो भगवान विष्णु ने रक्षा की ना। आप कहें कि मैं भगवान का नाम नहीं जपूंगा और भगवान आके आपकी रक्षा करते हुए, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। हैं? अपने लोग भैया सब, नथिंग इज फॉर फ्री। भगवान का भी आशीर्वाद चाहिए तो आप भगवान के बताए रास्ते पे चलें, भगवान का नाम जपें। मतलब एक ही बात, खाली नाम भी ना जपें, कहना भी मानना पड़ेगा। आप मम्मी मम्मी पापा पापा मम्मी मम्मी पापा पापा करते रहिए, लेकिन उनकी कहा मत मानिए, उनके कहे रास्ते मत चलिए, कोई प्यार श्यार नहीं मिलेगा। अभी जब तक छोटे हैं सह लेंगे आपको, बाद में कहेंगे गेट आउट, कोई प्रॉपर्टी शपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई, मेरे मित्रों, इतना अच्छा लगता है जब आप लोगों से बात करते हैं हम लोग ये इतनी दूर बैठ कर भी, कि जीवन बहुत आनंदित है, आनंद है। अभी मैं कहीं एक जगह से होके आ रहा हूँ, बड़ी प्यारी जगह से, तो वहाँ एक्चुअली मुझे सब लोग कहते हैं खांसी आ रही है, ऐसी आ रहा है, फलाना ढिमकाना। तो मुझे लगा कि घर आते ही कि बैठा जाए, एक बार आप लोगों से बात की जाए। और देखिए जब बात करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और जीवन के जो एक तरह से कड़वी सच्चाइयाँ हैं, जब मित्र बैठकर मिल बांट के अपना विचार करते हैं, तो डेफिनेटली 1%, 2%, 3% कुछ सुधार आता है, कहीं ना कहीं अच्छा होता है। अच्छा जी, अभी देखते हैं और कौन भाई बहन जुड़े हैं। अर्चना गुप्ता जी प्रणाम। और जी, ताला लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। ताला, अर्चना, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो ताला लगाने की बात है, ये बेसिकली ताला, यहाँ मुंह के ताले की बात हो रही है। और उसमें ये ताला 2 काम करेगा। नंबर 1, जब भी गलत बोलने का मन करे, आपका किसी की बुराई करने का मन करे जो नहीं, बुराई के लायक नहीं है, तो वहाँ पे तुरंत लॉक कर दीजिए, मत बोलिए बिना मतलब किसी के बारे में। और फिर दूसरा ये कि पनिशमेंट देना हमारा काम नहीं है, वो प्रभु देखेंगे। लेकिन हाँ, एक विषय गंभीर है, इस पे कभी भी साइलेंट, मतलब साइलेंट भी बैठना नहीं है। एक बात अर्चना जी मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपकी इस बात पे कि एक तो आई अप्रिशिएट कि आपने ये लिखा कि हम लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के भी हम पूर्ण रूप के दर्शन नहीं करते। हम जो है कहीं ना कहीं अहिंसक के नाम पे, हम में से अधिकतर लोग, आप प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, अहिंसक के नाम पे हम लोग जो है वो नपुंसक होते जा रहे हैं। अहिंसक के नाम पे नपुंसक होते जा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई आप देवी देवता उठाइए, उनके एक हाथ में अगर फूल है तो दूसरे में त्रिशूल भी है। आप कैसे जुल्म को सह सकते हैं, कैसे बुराई को सह सकते हैं? आप कैसे बुरे व्यक्ति को जो है वो, मतलब उसका विरोध करने के लिए जो व्यक्ति उठा उसका साथ नहीं देंगे? कैसे समाज, अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा? कैसे आप जो है अध्यात्म हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो है वो धर्म की तरफ लेके जाएंगे? कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे? डेफिनेटली जब देश की रक्षा के लिए भी, जब हमारे ऊपर लोग सात्विक नेचर के होंगे, जिनमें सामाजिकता भरी होगी, जिनमें धार्मिकता भरी होगी, जिनमें राष्ट्रीयता भरी होगी, तभी तो देखिए हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं। क्या मतलब हमने जन्म लिया और हम बस अपना खा पी करके जो है चले जाएं? अपने बच्चों के लिए अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति करें तो बच्चों के लिए घर भी छोड़ के मत जाइए, बच्चों के लिए धन भी छोड़ के मत जाइए, बच्चों को पढ़ाइए मत, जो होगा उनकी किस्मत। अगर आप सजग हैं, संस्कारी हैं, आप मानते हैं भगवान, धर्म को मानते हैं, समाज को मानते हैं, तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। और जिम्मेदारी निभाने में निश्चित रूप से एक सही आदमी के साथ सड़क पे उतरने के लिए, नहीं उतरने के लिए आपके पास 100 बहाने होते हैं कि सही आदमी के साथ नहीं जाना, तो कम से कम बुरे आदमी के साथ नहीं जाए, अपने को घर रोक पाए, उसके भी तो बहाने पैदा कर लीजिए कुछ। लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली समाज में हम अपनी भूमिका जो है उसको सही से नहीं निभा पा रहे हैं। और उसके बाद में वी आर द सफरर, हम खुद सफरर होते हैं और हम रोते हैं। लेकिन शायद हम अपनी भूमिका जो है, जो गलत भूमिका, उसको हम नहीं, हमारी प्रवृत्ति नहीं है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनमें करेक्शन करें। अक्सर हम लोग जो है वो गलतियां
करते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत गलत टेंडेंसी है। तो आई रियली अप्रिशिएट रचना गुप्ता जी कि आपने लिखा कि मैं ताला लाने की पूरी कोशिश करूंगी। मतलब आपने बना कि हम मुंह से नंबर 1 बोलने में, नंबर 2 खाने में भी जब लगे कि थोड़ी सी बढ़िया हो गया, बस पेट भर गया। पेट भर गया मीन्स तसल्ली। पेट भरना भी तो एक अलग शब्द है। अब आपको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो पेट भरता ही नहीं है। तो जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो लगते ही तुरंत ताला लग जाए। तो एक ताला अगर मुंह का मिल जाए ना तो मैं सबको गिफ्ट कर दूं। सीमा चड्डा जी क्या कहती हैं, नी में गैप आ गया है, बहुत पेन है। सीमा जी ये हम लोग उल्टा बोलते हैं एक्चुअली। जो घुटना है उसमें गैप नहीं आता, वो गैप कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल गैप आना चाहिए, जब नॉर्मल गैप होता है तो हमारा इस तरह से मूवमेंट चलता है बड़े आराम से। लेकिन उम्र के प्रभाव से, वजन के प्रभाव से, चोट के प्रभाव से ऊपर की हड्डी जो फीमर है वो कहीं ना कहीं नीचे की टीबी हड्डी के पास आ जाती है। अब ये कट 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 और दर्द शुरू, सूजन शुरू, ये हो जाता है। और इसी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से सीमा जी आपको अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है तेल की मालिश। तेल भी नाम नोट कर लीजिए, महाविषगर्भ तेल को कटोरी में थोड़ा सा गर्म करके 10 से 15 मिनट सुबह शाम लगाना है। और साथ में आपको ऑर्थेक्स ऑयल इसके ऊपर से 5 मिनट बिना गर्म किए लगाना है। और संभव हो तो फिर आप जो है वो 15-20 मिनट के लिए नी कैप पहन लीजिए। तो नी कैप अगर आप पहनते हैं और थोड़ी गर्माहट रखते हैं उस जगह पे और तेल लगाते हैं तो काफ़ी कुछ आपको आराम मिल जाएगा। तो ये हो गया। बाकी जी बहुत बढ़िया आपके क्वेश्चंस हैं, आज तो अच्छा लग रहा है मुझे। और सतपाल स्वदेशी जी लिख रहे हैं कितना अच्छा, देखिए। और वैभव शर्मा जी क्या लिख रहे हैं, ये मैंने सर से आईबीएस की मेडिसिन ली थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैभव शर्मा जी आईबीएस आपने नाम लिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जो लोग मेरे साथ मित्र जुड़े हुए हैं, अगर आपको दिन में बार बार फ्रेश होने के लिए जाने की इच्छा हो, नंबर 2 बार बार जाने के बाद भी आपको मल त्याग की तसल्ली ना मिल रही हो कि फ्रेश हो गए, ऐसे तसल्ली ना मिले, नंबर 3 मल अक्सर मरोड़ पेट में मरोड़ के साथ और चिकना चिकना आता हो, बंधा हुआ ना हो, सेमी सॉलिड हो, गोबर के माफिक गीला गीला हो, पीसीज में हो, और आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने को कमजोर पा रहे हो, दिमाग चिड़चिड़ा रहता हो, कहीं मन ना लगता हो, वजन कम हो रहा हो, तो आप आईबीएस यानी संग्रहणी रोग से पीड़ित हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को टालें नहीं, इस बीमारी को इतना आगे ना बढ़ने दें कि ये जो है कल को आपके लिए जो है ये संभाले ना संभले। तो हमारे पास आयुर्वेद में इस बीमारी का पूरा इलाज है 100%। लेकिन हाँ, इस बीमारी के बारे में हमारे आचार्य लिखते हैं, दुर्विज्ञो दुष्चिकित्सो चिरकालबंदी। इसको जानना मुश्किल, इसकी चिकित्सा करना मुश्किल, और एक बार जब शरीर में आ जाती है तो ये सालों ले लेती है ठीक होने के लिए। तो आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट अगर बिना निराश हुए सकारात्मक भाव के हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं 99% पेशेंट को क्योर करने की जिम्मेदारी लेता हूं। आई रिपीट, आपको बार बार अनेकों बार फ्रेश होने के लिए जाने की इच्छा होती है। नंबर 2, आप जाते अनेकों बार हैं लेकिन आपको तसल्ली नहीं मिलती कि पेट साफ हो गया। नंबर 3, पेट में मरोड़ होता है और चिकना मल होता है, सेमी सॉलिड बंधा हुआ, साफ सुथरा बना हुआ मल जो होता है वो नहीं होता। आपका चिड़चिड़ापन बना हुआ है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वजन में कमी दिख रही है, तो ये सीधे सीधे आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण हैं। और इसी बीमारी का बढ़ा हुआ रूप होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जहां पे अल्सर बन जाते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हर मल के साथ ब्लीडिंग होती है। इसी तरह की एक बीमारी क्रोन्स डिजीज है, कोलाइटिस का रूप है अगर ऐसा है। और एक और बीमारी है वहां पे, वो भी आईबीएस है, लेकिन उसमें आप बार बार नहीं जाते, आपको दो 3 दिन मल त्याग की इच्छा नहीं होती, लेकिन दिमाग आपका चिड़चिड़ा है, वजन भी कम नहीं हो रहा लेकिन दिमाग परेशान है, तो वो भी आईबीएस सी की कैटेगरी में आता है, आईबीएस
जो कॉन्स्टिपेशन के रूप में सामने आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, परेशान ना हो, आप हमें संपर्क करें, आपको हम निश्चित रूप से आराम पहुँचाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बस ऐसे ही बैठ जाया करूँगा, हो सकता है कि कल भी बैठ जाऊँ वही 9:30 बजे के आसपास, फिर बैठेंगे, गपशप होगी और आयुर्वेद को माध्यम बुला करके जो है हम निश्चित रूप से हम आपस में जो है अपने एक दूसरे के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ऋषि कुमार जी, पूनम संजय मदान जी, राकेश कुमार जी, अभिनेंद्र तिवारी जी, दीपक गुप्ता जी, अमरजीत धीमान जी, ये सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और मैं कोशिश करूंगा कि कल 9:30 बजे इतवार के दिन मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। हम बैठेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले मैं लूंगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।